हमारी आज की दुनिया है जिसमें देश हैं, लोकतंत्र हैं, बड़े-बड़े उद्योग हैं, आखिर ये सब बना कैसे? ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी आज की दुनिया का जन्म कोई शांति से नहीं हुआ, बल्कि इसका जन्म हुआ है हिंसक और क्रांतिकारी बदलावों की आग में। कभी सोचा है हम सब यहाँ तक पहुँचे कैसे? मतलब एक ऐसी दुनिया से जहाँ सिर्फ राजाओं का राज था और ये माना जाता था कि उन्हें तो भगवान ने ही शासन करने का हक दिया है, वहां से आज की दुनिया तक का सफर ये कैसे तय हुआ? कहानी तो बहुत लंबी और पेचीदा है, लेकिन इसकी जड़ें कुछ बहुत ही बड़ी क्रांतियों में हैं। ये कहानी है दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की। देखिए, मध्ययुगीन दुनिया में क्या था? जन्म से ही किस्मत तय हो जाती थी, अधिकार पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था, और बदलाव को तो धर्म के खिलाफ माना जाता था। लेकिन आज की आधुनिक दुनिया में लोग अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं, सत्ता से सवाल कर सकते हैं, और बदलाव तो भाई यहाँ तो हर रोज कुछ नया हो रहा है। ये ऐसा है मानो हम एक रुकी हुई तस्वीर से निकलकर एक चलती फिरती फिल्म में आ गए हों। और हाँ, ये बदलाव कोई धीरे धीरे आराम से नहीं आया, बिल्कुल नहीं। ये नतीजा था कई हिंसक और शानदार क्रांतियों का। ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं जिन्होंने दुनिया को उसकी नींव से हिलाकर रख दिया, हमेशा के लिए। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? सबसे पहली क्रांति किसी मैदाने जंग में नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग में हुई थी। विचारों की क्रांति। देखिए, दुनिया को बदलने से पहले लोगों की सोच का बदलना जरूरी था, और इसकी शुरुआत हुई पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन से। रेनेसा या पुनर्जागरण, इसका मतलब है फिर से जन्म लेना। ये 14वीं से 17वीं सदी तक यूरोप में एक ऐसा जबरदस्त दौर था जब संस्कृति, कला, राजनीति और अर्थव्यवस्था सब कुछ बदल रहा था। मध्य युग के बाद इसी दौर ने यूरोप को उस अंधकार युग से बाहर निकाला, जहां नया सोचना या कुछ नया करना एक तरह से मना था। और देखिए उस समय कैसे तीन बड़ी घटनाओं ने मिलकर बदलाव के लिए एक तूफान खड़ा कर दिया। करीब 1440 में गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस ने ज्ञान को कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहने दिया, उसे आम लोगों तक पहुंचा दिया। फिर 1453 में जब कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन हुआ, तो वहां के यूनानी विद्वान अपना ज्ञान लेकर इटली पहुंच गए, और 1517 में मार्टिन लूथर ने चर्च की सत्ता को ही सीधी चुनौती दे डाली। इस पूरे दौर के दिल में एक ही विचार था, मानववाद या ह्यूमनिज्म। मतलब अब फोकस भगवान केंद्रित दुनिया से हटकर इंसान केंद्रित दुनिया पर आ गया था। अब तर्क, इंसानी उपलब्धियां और इसी धरती पर जीवन जीने के तरीके को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। जरा इस बात की गहराई को समझिए। प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन का ये जो मूल विचार था कि एक व्यक्ति पुजारी की मदद के बिना भी ईश्वर से सीधा संपर्क कर सकता है, ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये धार्मिक और व्यक्तिगत सत्ता में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव था। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि पुरानी दुनिया की जो एब्सोल्यूट सत्ता थी वो टूट गई, और इसने शासन करने के नए नए तरीकों और विचारों के लिए दरवाजे खोल दिए। यहीं से आने वाली राजनीतिक क्रांतियों की नींव पड़ी। तो दिमाग तो बदल गए, अब बारी थी जमीन पर बदलाव लाने की। अगला पड़ाव था राष्ट्र राज्य का जन्म। ये वो दौर था जब ह्यूमनिज्म और तर्क जैसे नए विचारों को एक्शन में बदला गया, अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों के जरिए। और पहली बार दुनिया ने देखा कि आम लोग भी सरकार को उखाड़ फेंक सकते हैं और अपना राज खुद ला सकते हैं। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी प्रतिनिधित्व नहीं तो टैक्स भी नहीं। ये अमेरिकी क्रांति का नारा था। सुनने में कितना सरल लगता है ना, पर इस एक लाइन में इतनी ताकत थी कि इसने वहां के लोगों की सबसे बड़ी शिकायत को आवाज दी और एक पूरे महाद्वीप को एकजुट कर दिया। इस अमेरिकी प्रयोग को हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। हुआ ये कि पहला, ब्रिटेन ने वहां के लोगों पर गलत टैक्स लगा दिए। दूसरा, लोगों ने इसका विरोध किया और ब्रिटिश सामान का बहिष्कार कर दिया। तीसरा, आज़ादी के लिए जंग लड़ी गई और जीती भी गई। और चौथा, इसी के साथ दुनिया के पहले आधुनिक लोकतांत्रिक गणराज्य का जन्म हुआ। अच्छा, अब जरा फ्रांस की तरफ चलते हैं। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज में कितनी ज्यादा असमानता थी। आप सोचिए, लगभग 98% आबादी यानी आम लोग, जिन्हें थर्ड स्टेट कहते थे, उनके पास कोई अधिकार नहीं था, पर देश का सारा बोझ उन्हीं के कंधों पर था। और इसी नाइंसाफी के खिलाफ फ्रांसीसी क्रांति का नारा गूंजा, लिबर्टे, एगालिते, फ्रातिर्निते, यानी स्वतंत्रता,
समानता और भाईचारा। ये 3 शब्द तब से लेकर आज तक दुनिया भर में लोकतंत्र के आंदोलनों की प्रेरणा बने हुए हैं। तो इन दोनों क्रांतियों का मिला-जुला असर बहुत गहरा था। वो जो राजा का दैवीय अधिकार वाला सिद्धांत था ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो गया और इस विचार का जन्म हुआ कि असली ताकत राजाओं में नहीं बल्कि आम जनता में है। पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था। अब राजनीति तो बदल रही थी, लेकिन एक और बड़ा तूफान आने वाला था, और ये था औद्योगिक क्रांति से आया जबरदस्त आर्थिक और सामाजिक बदलाव। ये बदलाव का एक ऐसा नया इंजन था जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। तो सवाल उठता है कि ये सब सबसे पहले ब्रिटेन में ही क्यों हुआ? वजह ये थी कि वहाँ सारी चीजें एक साथ सही जगह पर थीं। एक तो भूगोल ऐसा था कि व्यापार करना आसान था, फिर कोयला और लोहे जैसे कुदरती संसाधन भरे पड़े थे, ऊपर से एक बहुत बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य था जहाँ से कच्चा माल और बाजार दोनों मिल जाते थे। खेती में सुधारों से खाना और मजदूर दोनों की कमी नहीं थी, और हाँ, वहाँ की सरकार भी स्थिर थी और बिजनेस को सपोर्ट करती थी। लेकिन इस पूरी क्रांति को जिसने असल में ताकत दी वो था स्टीम इंजन। 1760 के दशक में जेम्स वॉट के इस आविष्कार ने फैक्ट्रीज, ट्रेन्स और जहाज़ों को वो पावर दी जिससे उत्पादन और ट्रांसपोर्ट हमेशा के लिए बदल गया। ये सच में एक गेम चेंजर था। और इसका नतीजा एक नई आर्थिक व्यवस्था पैदा हुई जिसे हम पूंजीवाद कहते हैं, कैपिटलिज्म। समाज में 2 नए वर्ग बन गए, एक तरफ फैक्ट्री के मालिक यानी पूंजीपति और दूसरी तरफ उनमें काम करने वाले मजदूर। और इसी के साथ पूरी दुनिया में साम्राज्यों को बढ़ाने की एक होड़ सी मच गई। ये नए नए राष्ट्र राज्य तो बन गए, लेकिन क्या इनकी नींव वाकई मजबूत थी? इसी सवाल का जवाब हमें अमेरिकी गृह युद्ध में मिलता है। ये एक देश के विचार की और उसके नए आदर्शों की एक बहुत ही हिंसक परीक्षा थी। एक ऐसा युद्ध जिसने देश को सचमुच आग में तपाकर बनाया। देखिए, देश कैसे 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ था उत्तर यानी यूनियन। इनकी अर्थव्यवस्था औद्योगिक थी, ये आज़ाद मजदूरों पर निर्भर थे और इनका मानना था कि देश एक है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। और दूसरी तरफ था दक्षिण यानी कॉन्फेडरेसी। ये खेती पर निर्भर थे, इनकी अर्थव्यवस्था गुलामी पर टिकी थी और ये मानते थे कि राज्यों को देश से अलग होने का पूरा हक है। 6,20,000 ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये उन सैनिकों की तादाद है जिन्होंने सिर्फ एक सवाल का जवाब देने के लिए अपनी जान दे दी। सवाल ये था, क्या संयुक्त राज्य अमेरिका एक राष्ट्र है या बस कुछ राज्यों का एक ढीला ढाला गठबंधन? तो इन सारी क्रांतियों को मिलाकर देखें तो इनकी विरासत क्या है? इनकी विरासत है हमारी आज की दुनिया का ब्लूप्रिंट। एक व्यक्ति के अधिकार, लोगों की अपनी सरकार यानी लोकतंत्र, बाजार पर आधारित अर्थव्यवस्था यानी पूंजीवाद और एक राष्ट्र राज्य का विचार। ये सब कुछ उन्हीं ऐतिहासिक उथल-पुथल की देन है। तो इन क्रांतियों ने मिलकर हमारी आज की दुनिया को तो बना दिया, पर अब सवाल ये है कि अगली दुनिया को कौन बनाएगा? कौन सी क्रांति, कौन सा नया विचार? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में बदलाव के नए इंजन क्या होंगे और वो हमें किस दिशा में ले जाएंगे।